ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे शख्स को मजबूर करते हैं कि वो कुछ गलत करे। एक वो ट्रस्ट फैक्टर हमारा ख़त्म हो रहा है अपने मुल्क में इन वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से। पत्थरों को हुक्म देना कि वो रोटी बन जाए wasn't a sin. A sin is कि आप किसके कहने पे बने। There was a time जब आपके हर फिल्म में जो जग्गे होते थे, जगह जो बदमाश और पता नहीं कौन कौन से, जी हाँ, हाँ। वो उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे थे एज हीरोज। आप बच्चे को कहते हैं कि यार जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप उसको खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं, राइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ़ाइज़ है और आज के पॉडकास्ट के एपिसोड पर एक बहुत ही हम दिलचस्प टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेग्रिटी एट द वर्क प्लेस। मेरे साथ आज हैं बहुत ही अजीज़ हमारे मिस्टर सुलेमान वसीम फ़िलिप, हु इज़ एथिक्स एंड कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशंस मैनेजर एक इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनी में यहाँ पर इस्लामाबाद में। वेलकम टू द पॉडकास्ट सुलेमान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट और आपने अपने दिन से टाइम निकाला टू My pleasure. जॉइन अस एंड टू शेयर जो आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे ऑडियंस के साथ। सुलेमान साहब, आज हम बात करना चाह रहे हैं ऑन इंटेग्रिटी एट द वर्क प्लेस। Workplace, yeah. इन योर एक्सपीरियंस और आपका पर्सनल डेफिनेशन क्या है इंटेग्रिटी का? फाइज बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जब हम इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो एक बड़ा मशहूर कोटेशन है इंटेग्रिटी के बारे में कि इंटेग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक सिग्नल पे जाके खड़े हुए हैं जो कि रेड सिग्नल है, और दिन के तो वक्त आप खड़े हुए हैं लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं है। मतलब अगर आप क्रॉस भी कर जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन आप देखते हैं कि सड़क के उस पार जहाँ पर आपने जाना है सिग्नल क्रॉस करके, वहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है जो ट्रैफिक को देख रहा है। तो ऑब्वियसली आप सिग्नल ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, आप कंप्लाइंट रहेंगे क्योंकि दिस अ फेयर कि अगर आप यहाँ पर सिग्नल ब्रेक करेंगे तो फाइन कोई ना आपको? कोई फ़ाइन होगा, कोई ना कोई फाइन पेनल्टी। कितना होता है हमें आजकल? आई डोंट नो, आई थिंक आप डिपेंड करता है, अगर आप उनसे प्यार से बात करें तो वो 500 तक भी लगा देते हैं। वो उनके पास लिस्ट ऑफ चार्जेस होते हैं। या एट टाइम्स वो वाला नहीं लगाते वायलेशन जो आपने की होती है, डिपेंडिंग हाउ यू डील विद दैम। लेकिन लेट्स सपोज आप उसी सिग्नल पे रात के वक्त खड़े हुए हैं एंड अगेन ट्रैफिक नहीं है, आप सिग्नल कर सकते हैं क्रॉस सेफली, और अब वहाँ पर सार्जेंट भी नहीं खड़ा हुआ, वो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं खड़ा हुआ, तो तब आप क्या करते हैं? तो अगर आप तब भी लॉ के कंप्लाइंट रहते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं इवन व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, इवन देन कि जब उस लॉ को ब्रेक करने से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी कंप्लाइंट रहते हैं, लॉ ब्रेक नहीं करते, दैट इज़ इंटेग्रिटी। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन इंटेग्रिटी। सलमान साहब, एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया फ्रॉम एवरीडे लाइफ और इसी से मुझे याद आ रहा है कि मैं अभी जब स्टूडियो आ रहा था तो आई केम वाया लोकल, ये जो आपकी कार शेयरिंग राइड शेयर सर्विस है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। तो जो फेयर था बन रहा था तकरीबन कुछ 470 रुपये, और उन साहब को जब मैंने पैसे दिए तो ही डिडंट गिव मी द राइट चेंज, और मैं बैठा रहा। तो वो मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं बैठा हुआ क्यों, तो मैंने कहा बाकी के 30 रुपये, और उन्होंने कहा कि वो तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब आपने मेरे साथ एक रेट सेटल किया था 470 रुपये, तो मेरे तो जहन में ये बात थी कि आप मुझसे 470 रुपये लेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पे एक इंटेग्रिटी की बात आ जाती है कि अगर आपने किसी को कहा है कि आप उनसे एक सर्टेन अमाउंट लेंगे तो आप सिर्फ वही अमाउंट लें और बाकी पैसे उनको वापस कर दें, या आप अपोलोजाइज़ कर लें उनसे कि सर मैंने आपको इतने पैसे बोले थे लेकिन मेरे पास चेंज नहीं है, या आप मुझे इजी पैसा कर दें, जैस कैश कर दें, लेकिन अमाउंट वही होनी चाहिए जो आपके और मेरे, एक जेंटलमैन्स वर्ड जिसे हम कहते हैं, जो ये अग्री आपके हुई वॉलेट थी, में एडजस्ट कर दें। जो आपके वॉलेट में एग्जैक्टली। आई मीन देयर आर मेनी वेज, लेकिन ये मैंने देखा है कि, और मैंने महसूस किया कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा है कि 20, 10, 20, 30, और ये मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी जो हम अपनी वैल्यू जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये आगे जाके बहुत बड़ी फिर कॉम्प्रोमाइज़ बन जाती हैं। ठीक है, आज आप 5 मिनट लेट आएंगे, कल आप 10 मिनट लेट आएंगे क्योंकि किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं। हफ्ता 10 दिन बाद आप फिर घंटा लेट आएंगे, आपकी एक आदत बन जाएगी,
और फिर दैट्स द वैल्यू सिस्टम दैट यू कैरी फॉरवर्ड विद यू। सलमान भाई, एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, आपको क्या लगता है कि हम क्यों इतने आदी हैं, हम क्यों इतने कंफर्टेबल हैं अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? अभी बात हो रही थी कि मुझे शायद एक एनर्जी ड्रिंक पी लेनी चाहिए, और द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माइंड वाज, यार, कि पता नहीं वो एनर्जी ड्रिंक जेन्युइन होगी, कोई पानी में किसी ने वैसी चीनी और पता नहीं और क्या मिला के मुझे दे देंगे, नॉट द स्टाफ हियर, लेकिन पीछे से वो मिलावट वाली चीज़ मुझे दे दी जाएगी। एक वो ट्रस्ट फैक्टर हमारा ख़त्म हो रहा है अपने मुल्क में, इन वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से। हम्म। फर्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारी जनरेशन, जब हमारी अपब्रिंगिंग हो रही थी, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर वी वेंट रियली रॉन्ग। ठीक और है। छितर पड़े थे फिर हमें। और अभी तक पढ़ रहे हैं, राइट? अभी तक हम उसमें से निकल नहीं पा रहे। सो एक चीज़ जो हमने बहुत गलत की वो ये थी कि वी स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द क्रिमिनल्स। ओके। ठीक है। और किसी हद तक आपका आपका जो आर्ट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सोसाइटी की वैल्यूज़। पंजाबी फ़िल्मों की बात कर पंजाबी रहे हैं? फ़िल्मों की मैं बात जी कर हाँ। रहा हूँ, यू आर देयर। सो पंजाबी फ़िल्मों में आपने देखा, देयर वाज़ अ टाइम जब आपके हर फ़िल्म में जो जग्गे होते थे, जगह तो बदमाश और पता नहीं कौन-कौन से, जी हाँ, हाँ। वो उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे थे जी एज़ हाँ। हीरोज़, राइट? तो अब जब आप देखते हैं, इस तरह का आर्ट आप देख रहे हैं, या जनरली आप सोसाइटी में देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी सरकारी ऐसी जॉब पे लग गया है जहाँ पर वो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में है, तो आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यार हमारे तो वारे न्यारे हो गए, क्योंकि हुँ। अब ये जो है ऑन द टॉप कुछ ना कुछ ला रहा होगा। और फिर हमने बड़ा नॉर्मलाइज़ किया इन चीज़ों को, यार ये तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, रैशनलाइज़ करते गए कि यार इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता ना, ये तो सिस्टम ही ऐसा है। और फिर ब्लेम करते रहे हम सिस्टम को, और अपनी अपनी जो है उसको अपने अपने आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ को जस्टिफ़ाई करने के लिए। करते रहे। जी हाँ। तो ये पूरी एक जनरेशन है जो इसमें से गुजरी है। ठीक है। एंड शायद बहुत सारे लोग अभी भी रियलाइज़ नहीं किया उन लोगों ने कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द मेस वी आर इन। ठीक है। फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें आप बॉटम वाले में कुछ टॉप में जा रहे हैं। तो इसकी वजह है ना। हुँ। ठीक है। अब मैं अक्सर कहता ये होता हूँ, जब भी डिस्कशन होती है इस सारे मैस के ऊपर जो क्रिएट हो चुका है सोसाइटी में, तो हम कहते ही होते हैं कि यार वी आर नाउ एट एन एज कि शायद हमें अपने आप को करेक्ट करना भी मुश्किल है। हुँ। और थोड़ा चूंकि हम सिस्टम बना चुके हैं, इस तरह का सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, तो इट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग टू सिस्टम में से अलहदा हो के आप सिस्टम को सही करने जाएं। लेकिन सर, जो हमारे सॉरी। बस में अभी है, जो अभी हम कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे, पहले हमने ग्लोरीफाई किया, गलत किया, नॉर्मलाइज करते रहे चीज़ों को, नॉर्मल समझते रहे, गलत किया। लेकिन अब जो हम गलत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी कमिंग जनरेशन को जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं हम अपने बच्चों की, हम उनके अंदर राइट वैल्यूज़ इंस्टिल नहीं कर रहे। हुँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि आपका कोई दोस्त घर पे आता है आपसे मिलने के लिए, मे बी आपने उसके पैसे वापस करने, हुँ। कोई भी रीज़न है कि आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, और आप बच्चे को कहते हैं कि यार जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। हुँ। तो आप उसको खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं, राइट? राइट। सो ये इस वक्त का सबसे बड़ा सानिहा ये है कि हम इन वैल्यूज़ को अपने बच्चों में गलत इंस्टील कर रहे हैं। और ये जेन जी जो आगे आई है, और इसके आगे जो जनरेशन आ रही है, ये लिटरली हम लोगों के पेरेंट्स हैं, ये हमारे बाप हैं। ऐसा ही है, और ठीक। दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज़ दैट वी हैव गिवन टू देम, और दैट वी आर गिविंग टू वेरी देम। राइट, वेरी राइट। और आई एम श्योर यकीनन बहुत सारे इस वक्त अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने कभी ऐसी बात की है, तो वो शायद थोड़ा सा ऐसा ट्रिगर भी हो रहे होंगे कि यार हमने, शायद उन्होंने कभी कहा हो अपने बच्चे को कि यार जाके उसको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, और समथिंग अलोंग दोज लाइंस। कमिंग बैक टू द वर्क प्लेस, एज अ मैनेजर, सलमान भाई, व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस जो कभी सामने आती हैं आपके या आपकी टीम के, जहाँ पे उनकी मॉरल इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल इंटेग्रिटी थोड़ी सी चैलेंज होती है हम्म। अपनी जगह से? what are one or two examples that you can share with us? नॉट बीइंग अ मैनेजर, रादर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। किसी भी वर्क प्लेस में, या वर्क प्लेस को उससे हट के अगर आप रियल लाइफ में भी आएँ, तो देर आर थ्री मेजर फैक्टर्स जो कि किसी भी अच्छे शख्स को मजबूर करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए। ठीक है। और ये एक स्टडी है जो डोनाल्ड क्रेसी ने की, इसको कहते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। काफ़ी मशहूर ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉड ट्रायंगल का। एंड डेविड क्रेसी 1950s में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मोटिवेट गुड पीपल टू डू बैड थिंग्स। ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे शख्स को
मजबूर करते हैं कि वो कुछ गलत कर बैठे। हम्म तो आउट ऑफ मैनी थिंग्स, मैनी फैक्टर्स, जो 3 मेजर फैक्टर्स उसको नज़र आए, वो पहला है प्रेशर, या प्रेशर के साथ इंसेंटिव या ग्रीड भी आती है, ठीक है। ओके सेकंड है रैशनलाइजेशन, एंड थर्ड है अपॉर्चुनिटी। सो एक ऐसा शख्स जो कि बाय नेचर बुरा आदमी नहीं है, हम्म या क्रिमिनल माइंड का नहीं है, या इससे पहले कभी उसने फ्रॉड या कोई ऐसा अदर क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन उसकी कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है, कोई ऐसी फाइनेंस, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं जो उसकी इनकम से वो पे नहीं कर पा रहा, या उस कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, या कुछ और ऐसे एक्सपेंसेस हैं उसके घर के जो उसकी इनकम जो है वो उनको मीट नहीं कर पा रही, और उसको कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या एक्स्ट्रा मनी चाहिए। तो इवन दो वो बुरा इंसान नहीं है, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कुछ ऐसा करने से जहाँ से वो एक एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल ब्राइब लेना शुरू कर देता है, हम्म या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर देता है। सेकंड जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, एंड ख़तरनाक मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि जब हम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं और हम एक्यूज्ड को इंटरव्यू करते हैं कन्फेशन के लिए, जब जहाँ पर हमारे पास इनफ एविडेंस होता है, हम सिर्फ चाहते हैं कि एक दफ़ा वो खुद से बताए कि हुआ क्या था, एग्जैक्ट कहानी क्या है। तो ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटी मिलने पे या प्रेशर के अंडर आके फ्रॉड करते हैं, या कोई और ऐसा काम करते हैं जो कि वायलेशन होती है किसी न किसी पॉलिसी की, कोड ऑफ कंडक्ट की, वो आराम से मानते हैं और हमें बता देते हैं कि हम्म एक्चुअली हुआ क्या, क्या मजबूरी थी, मसला क्या था जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा, और वो कन्फेस जल्दी कर देते हैं। बट पीपल हु रैशनलाइज टू डू फ्रॉड, वो मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस रॉन्ग डूइंग को, उस फ्रॉड को या उस क्राइम को जस्टिफाई किया होता है अपने दिमाग में, हम्म रैशनलाइजेशन के थ्रू। रैशनलाइजेशन की ही एक फॉर्म है जिसको कहते हैं एरोगेंस। एरोगेंस हम्म प्रॉब्लम होती है ऐसे एम्प्लॉयज़ में जो मैनेजमेंट हायरार्की में ज़रा ऊपर वाले लेवल पे हैं, मे बी एग्जेक्टिव्स हैं, सी सूट के हैं, या पीपल रिपोर्टिंग टू सी सूट, क्योंकि उनको लगता है कि यार वो इस ऐसी पोजीशन एंड अथॉरिटी पे हैं कि उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता, अनटचेबल राइट, होते हैं अनटचेबल जी हाँ उनको, वो कहते हैं यार हम कोड लिखने वाले हैं, हम क्या फॉलो करें, राइट। हम्म और तीसरी जो है वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी यानी कि आप प्रेशर में नहीं थे, आपको किसी तरह की रैशनलाइजेशन नहीं थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। और आपको लगा कि शायद कोई देख नहीं रहा एंड आई एग्जैक्टली विल गेट अवे विद इट वही इशारे वाली, जी हाँ सिग्नल वाली एग्जांपल, कि रात को आप खड़े हैं, आपको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा, राइट। कोई खड़ा नहीं हुआ जो कंट्रोल करे वहाँ पर, जो आपको फाइन करे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार रेड सिग्नल है, क्या फ़ायदा है खड़े होने का, लेट्स गो। बाय द वे अपॉर्चुनिटी हमेशा रैशनलाइजेशन में भी हो, देखें, अगर आप रैशनलाइज करके फ्रॉड कर रहे हैं या आप प्रेशर में फ्रॉड कर रहे हैं, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। सो अपॉर्चुनिटी आपके पास तीनों में होती है। एक इंसान जिसका फेथ बहुत स्ट्रांग है वो कहता है कि जी और उनके फेथ ने उनको इन आवर केस फॉर एग्जांपल यू शैल नॉट किल यू शैल नॉट स्टील यू नो आप झूठ नहीं बोलेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वो तो 10 कमांडमेंट्स वाली एक हमारे पास एक रूल बुक है हम्म, उसका क्या रोल है इस सिचुएशन में जो आपने मुझे 3 सिनारियोज दिए हैं हम्म। सो देखिए, जो फ्रॉड ट्रायंगल है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वाई डू गुड पीपल डू बैड थिंग्स, राइट ठीक है। सो आपका जो फेथ है या आपका जो वैल्यू सिस्टम है, दैट एक्चुअली टर्न्स यू इनटू अ गुड पर्सन, ओके ठीक है। द टेम्पटेशन दैट यू फेस अंडर दीज थ्री सर्कमस्टांसेस इज अमेंस। फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू द ओरिजिनल सिन, द राइट सिन दैट अकर्ड इन ईडन, व्हेन सर्पेंट, जब सांप ने आके जी हाँ टेम्प्ट किया हवा को, तो आप देखिए उस वक़्त उस फ्रूट खाने के लिए क्या कोई प्रेशर था हवा के ऊपर? नॉट रियली ऑब्वियसली नहीं था। वो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उनको भूख थी, या अगर भूख थी भी तो ईडन में कोई और, अदन में कोई और फल नहीं थे खाने के लिए कि जी उनको हाँ ये खाना पड़ा। अपॉर्चुनिटी तो ख़ैर हमेशा से थी, क्योंकि उस वक़्त तक उस फल की गिर जो है वो बाहर नहीं लगी थी। तो अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली थी, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था। व्हाट सर्पेंट डिड देयर, उसने रैशनलाइज़ किया उस sin को, अच्छा ठीक है। एंड अगर आप पाकलाम पढ़े तो वहाँ पर वो कहता है कि इसके खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेक व बद की पहचान में खुदा की मानद बन जाओगे। बहुत डीप साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं आप इस हाँ, वक्त सो बेसिकली वो रैशनलाइज कर रहा था कि यार इसको खाने से कि तुम मर नहीं जाओगे, ठीक है, इसको इसके खाने से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा ये है कि तुम्हें नेक व बद की पहचान हो जाएगी, ऐसी पहचान जैसी खुदा को पहचान है।
लालच हम कह सकते हैं इसको कि हवा को लालच एक दी गई that you will be as wise. लालच दी गई, लेकिन लालच तब तक नहीं था जब तक उसको रैशनलाइज़ नहीं किया शैतान ने Right. आके, राइट? अगेन बाय डिफ़ॉल्ट हवा नहीं चाहती थी कि मैं ये नॉलेज गुड और बैड का गेन करूँ, नेक और बद की पहचान में मैं खुदा की मानद बन जाऊँ। जब Hmm. तक कि उसको सांप ने आके उसको रैशनलाइज़ नहीं किया इस सिन को। Hmm. सिन अकर्ड। सिमिलरली देयर आर इंस्टांसेस इन बाइबल जहाँ पर जिस तरह से दाऊद के बारे में लिखा गया कि खुदा कहता है कि मेरी पसंद की मानद मेरे मेरे पसंद के मुआफिक मुझे शख्स मिल गया, जैसा मैं चाहता था वैसा शख्स मुझे मिल गया। Hmm. और फिर खुदा ने उसको सरफराज भी किया, ही बिकेम अ किंग, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही फेल्ट इन द हैंड्स ऑफ लस्ट, Right. ये ग्रीड। ठीक है, और फिर उस ग्रीड में आके अगेन जो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो फैक्टर है जो कि आपको मोटिवेट करता है गलत करने के लिए, प्रेशर, इंसेंटिव, ग्रीड, उसने आके उसमें गुनाह किया, गुनाह में पड़ा। इंटरेस्टिंगली इवन जीसस क्राइस्ट वाज टेम्प्टेड बाय द डेविल हिमसेल्फ, Right. और इन्हीं सर्कमस्टांसिस के ऊपर उसने टेम्प्ट किया। फॉर एग्जांपल जब उसने जीसस क्राइस्ट को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, जब उनको भूख लगी, राइट, ही वाज फास्टिंग फॉर द 40 40 डेज, days. 40 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, एंड पाकला में लिखा है कि उनको भूख लगी। तो उसने आके कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये पत्थरों को हुक्म दे कि ये रोटी बन जाए, एंड ही हैड द अपॉर्चुनिटी, ही वाज डिवाइन हिज नेचर, अगर वो करते कहते तो ऐसा हो सकता था। Hmm. ठीक है, सो वो प्रेशर को यूज़ कर रहा था, जो भूख थी उनकी उसको यूटिलाइज कर रहा था, क्योंकि देखें पत्थरों को हुक्म देना कि वो रोटी बन जाए wasn't a sin. A sin is कि आप किसके कहने पे कर रहे हैं। Right. The devil is asking you to do that, right? तो he did not fall in this. और आखिर में मैं बताऊंगा कि why did not Jesus fell in sin even he was tempted under these circumstances. इसी तरह से अगर हम सेकंड टेम्पटेशन को देखें जहाँ पर डेविल रैशनलाइज करता है सिन करने के लिए जीसस को, जब वो टेंपल के टॉप मोस्ट जगह पर लेके जाता है, वो कहता है यहाँ से छलांग लगा दे, और फिर वो कोट करता है बाइबल को, वो कोट करता है साम 91 को कि वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ठीक है, सो ही वाज रैशनलाइजिंग कि यू हैव एवरी पॉसिबल रीजन टू जंप फ्रॉम हेयर एंड यू विल बी सेव्ड बिकॉज यू आर द सन ऑफ गॉड, एंड Hmm. एंजल्स आपको उठा लेंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। देन अगेन सिन क्या था, सिन ये था कि जीसस ये करते डेवल के कहने पे, राइट? सो ही Obedience to the devil, basically. बिल्कुल ठीक है। Hmm. थर्ड टेम्पटेशन इज अगेन प्रेशर, जहाँ पर वो लालच देने की कोशिश करता है, वो Yeah. कहता है वो दुनिया के सारे किंगडम्स और वेल्थ दिखाता है जिसको, कहता है कि ये सब मेरे इख्तियार में, राइट? और अगर तू इसको लेना चाहता है तो मुझे सिजदा कर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली अगर हम नोट करें यहाँ पर, हाउ डिड जीसस सर्वाइव दीज टेम्पटेशंस, How did he resist? हाउ डिड ही रेजिस्ट इट? That is the lesson. यही lesson मैं थोड़ा सा इस पे आना चाह रहा था कि if you could also जब आप इस पे बात कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें कि पर्सनल लाइफ में, मी फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर मुझे एक मौका मिलता है लेट आने का ऑफिस, हाउ डू आई रेजिस्ट दैट? इफ यू कुड वो कनेक्ट अगर आप थोड़ा सा कर दें। बिल्कुल ठीक है। सो देखें फाइज इन ऑल थ्री टेम्पटेशंस हाउ जीसस रेजिस्टेड इज, अगर आप पैसेज पूरा पढ़ें तो जीसस रिप्लाइड द डेविल एंड एवरी टाइम ही रिप्लाइड विद अ वर्स। सो पहली जब टेम्पटेशन वो करता है कि आप पत्थरों को कहें कि वो रोटी बन जाए, तो वहाँ जीसस को कहते हैं कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा उनके मुंह से निकलती है, राइट? सेकंड टेम्पटेशन में जब वो कहता है कि तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, तो वहाँ पर भी जीसस रिप्लाइड विद अ वर्स, ये सेट के लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना करना, राइट? एंड थर्ड पे भी जब वो कहता है कि मुझे सिजदा कर ताकि मैं तुझे सारी ये दुनिया की दौलत और बादशाही दे दूँ, तो जीसस रिप्लाइड विद अ वर्स, Hmm. इनफैक्ट अ कमांडमेंट कि तू सिर्फ खुदा अपने खुदा को सिजदा करना, राइट? सो वी व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल इज, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एंड यू नो द कोड, you know what is written in the policies, written in the code, the the law that is given to you by the organization, तो आप इस तरह की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ जीसस इज द एग्जांपल। जब आप टेम्पटेशंस देखते हैं या टेम्पटेशंस में पढ़ते हैं, या डेवल रेशनलाइज कर रहा है डिफरेंट चीज़ों को कि यार ये कर लो, इससे तुम्हारा फ़ायदा है, लाइक आपको इस तरह की टेम्पटेशन आती है कि यार जो तुम्हारा टैलेंट है उसके मुताबिक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कंपनसेट ही नहीं कर रही, राइट? Hmm.
सो इट्स ओके इफ़ यू डू समथिंग टू उस मार्जिन को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने छोड़ा है। और ये मेरे ख्याल से बहुत कॉमन है हम्म, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे मेरे साथ पर्सनली सैलरीज अक्सर 2-2 3-3 महीने लेट हो जाया लेट हो करती जाती थी। है, राइट। ठीक है, और आप बैठे हुए हैं, काम आप उसी तरह से करें, लेकिन बिल्स का प्रेशर है, आपने शायद किसी से उधार लिया हुआ है जो आपने वापस भी करना है, वो फ़ोन भी कर रहे हैं हम स्पेशली अगर आपको। आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी पोस्ट है, हम ख्याल नहीं करते, सिक्योरिटी गार्ड। या यू नो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको उस बंदे को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, राइट। सो ही हैज़ एवरी गुड रीज़न कि वो किसी के साथ ही या डजंट डू हिज फिर जॉब प्रॉपर्ली। हाँ। और अगेन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड रीज़न, तो दैट्स रैशनलाइजेशन, दैट इज़ एग्जैक्टली द टेम्पटेशन ही इज़ फेसिंग, राइट। राइट, सो हमारी डेली लाइफ में वी डू फेस सच टेम्पटेशंस, हाउ वी कैन रेजिस्ट देम, हाउ जीसस डिड, by reading word, by staying connected with the word, knowing the word. मैं आपसे एक थोड़ा सा शायद मुश्किल सवाल करना चाह रहा हूँ। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ Hmm. में से कोई, अगर आप हमारे साथ कोई ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं वेयर आवर फेथ इज़ द इंस्पिरेशन फॉर यू, कि आप अपने वैल्यूज से ना हटें या ना हिलें, एंड यू स्टिक बाय योर वैल्यू सिस्टम, Hmm. और यू हैव स्टक बाय योर वैल्यू सिस्टम। Hmm. So again, coming back to that example जो मैंने दी, जो मेरी ज़िंदगी की पहली इन्वेस्टिगेशन थी, राइट, इनफैक्ट। So let me give you a little background of my career. I started as a call center agent ठीक है, back in 2006 in a telco, जब उनके इन हाउस कॉल सेंटर्स हुआ करते थे। आई वॉज ऑन कॉल्स फॉर लाइक 6 months, 6 माह तक मैं कॉल्स पर था, और उसके बाद दे रिकग्नाइज्ड कि ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं बड़ी अच्छी कॉल्स लिया करता था, क्वालिटी कॉल्स की मेरी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में देयर इज़ अ वैकेंसी, उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा कॉल सेंटर एजेंट है हमारा, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की कॉल्स लेता है, सो ही इज़ अ गुड गाय टू एलिवेट अ कॉल, कि एक अच्छी कॉल क्या हो सकती है। तो 6 months के बाद मैं मूव हो गया क्वालिटी एश्योरेंस में। जब हम कॉल्स वैल्यूएट किया करते थे तो हमें डिफरेंट टाइम्स का हमें टारगेट मिलता था, कि लेट्स सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर एजेंट की 2.5 मिनट की 5 कॉल्स वैल्यूएट करनी है एक एक वीक में, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम होता था उसमें हम टाइम डालते थे कि मैक्सिमम 2.5 मिनट की कॉल्स जो हैं वो फिल्टर आउट करके दो इस पर्टिकुलर एजेंट की। तो मैं यही कर रहा था, जब मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड जिसकी मैं कॉल्स वैल्यूएट कर रहा था, जो इनफैक्ट मुझे रोज़ लिफ्ट दिया करता था, तो दैट वाज द टाइम जब मेरे पास अपनी कन्वेंस नहीं थी। मैं जो आने जाने का फेयर था, वैन्स का या टैक्सी का या रिक्शे का, वो बचाया करता था और उसके साथ लिफ्ट लेके जाया करता था। तो वो कॉल ड्रॉप्स कर रहा था। सो ही वाज एन आईटी गाय। उसको सिस्टम में एक ग्लिच ऐसा नज़र आया जिससे कॉल ड्रॉप करने से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी कॉल आपने ड्रॉप की है या नेटवर्क पे हुई है, राइट, ठीक है। सो जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या कर चुके हैं, पर्टिकुलरली इनबाउंड कॉल सेंटर्स में, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि एक चीज़, एक केपीआई होता है, एक टारगेट होता है जो आपको नंबर ऑफ मेंटेन करना कॉल्स होता है। का, नंबर ऑफ कॉल्स नहीं, एक्चुअली वो अच्छा, होता है एवरेज हैंडल टाइम। राइट, आप एक कॉल को ऑन एवरेज कितना टाइम दे रहे हैं, अच्छा, और उसका एक सर्टन नंबर होता है जिससे आपको एक्सीड नहीं करना, अदरवाइज आपके ग्रेड्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो करता ये था कि अगर उसकी भी एक लंबी कॉल गई है, क्योंकि वो ग्लिच आइडेंटिफाई कर चुका था, ही वॉजेंट अ बैड पर्सन, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। हम्म, तो वो करता ये था कि लंबी कॉल उसकी गई है जहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड था कस्टमर, मे बी कोई एक्स वाई जी रीज़न जिसकी वजह से वो कॉल लंबी हो गई। तो उसके बाद वो 5 या 6 ड्रॉप कॉल्स को एकदम से ड्रॉप करता था। अच्छा, सो कॉल कनेक्ट हुई, अभी ग्रीटिंग भी नहीं हुई, कस्टमर ने कुछ कहा भी नहीं, शायद कस्टमर को ये रियलाइज़ भी नहीं होता था कि इसकी कॉल कनेक्ट हो गई, हम्म, क्योंकि वो कोई होल्ड का म्यूज़िक सुन रहा है और म्यूज़िक सुनते सुनते कॉल ड्रॉप होगी। सो कस्टमर को ये लगता था यार नेटवर्क का कोई इशू है जिस वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। और ये उस ज़माने की बात है जब फ्री हुआ करती थी कॉल आपके कॉल सेंटर में, जो आप हेल्पलाइन पे किया करते थे। तो वो 5 या 6 कॉल्स, उस जो ग्लिच उसने आइडेंटिफाई किया था उसके थ्रू वो इन अ रो ड्रॉप कर देता था। अच्छा, सो एक लंबी कॉल 3 मिनट की गई है, आपने 5 कॉल्स ड्रॉप कर दी 1 1 2 2 सेकंड के ऊपर, तो एवरेज हैंडल टाइम आपका ओवरऑल जो है वो मेंटेन हो जाता था। और इवन दो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट था उस शख्स से, क्योंकि मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहा था वो, मेरा फेयर बच रहा था। स्टिल आई न्यू व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, एंड द राइट थिंग टू डू वाज टू रिपोर्ट दैट। तो इस मॉरल डायलेमा का आपने हल ये निकाला तो ठीक है, देखें, एंड दिस कम्स, जब इस तरह के डिसीजन आप लेते हैं, इट कम्स फ्रॉम योर वैल्यूज़, जो आप, और वैल्यू इंस्टिल करने का सबसे बड़ा सोर्स आपका फेथ है। सो इन बाइबल इट इज़ सेड, अगर आप कुलसियों का 3 बाब उसकी 23rd वर्स यानी कि 23वीं आयत देखें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जो कुछ भी करते हो
जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। तो अगर आप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप काम पर हैं या आप अपने बिजनेस पर हैं या आप अपने पर्सनल मामलात को डील कर रहे हैं, क्योंकि द वर्ड सेज तुम जो कुछ भी करते हो ये दिल से ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि किसी इंसान के लिए। तो जो काम आप खुदावन के लिए करते हैं, अगर आप में खुदा खौफी है तो आप डेफिनेटली वो ऑनेस्टली करेंगे, आप डेफिनेटली उसको ट्रुथफुली करेंगे और आप उसमें किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी चाहेंगे कि ना हो। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने फैमिली टाइम में से कुछ वक्त निकाल के यू शेयर्ड इट विद अस एंड यू शेयर्ड सम वेरी मीनिंगफुल यूजफुल एक्सपीरियंसेस एंड सम वेरी इंसाइटफुल थॉट्स फॉर द बिगर फैमिली। for the bigger family. Very well said. Viewers, thank you very much for your time, for being with us today. यकीनन आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गाइडेंस सलमान भाई ने जो अपने थॉट शेयर किए हैं उनसे मिली होगी. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, कोई टेस्टिमनी, कोई सवाल, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ें. या अगर आप चाहते हैं, अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर डिस्कशन करें इसी तरह से अपने पॉडकास्ट पर, तो ज़रूर वो टॉपिक लिखें, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. गॉड ब्लेस एंड खुदा हाफिज़.